हिमाचल के तेज तर्रार नेताओं में आता है। आप 4 दफा के ऊना से विधायक भी में आता है। आप 4 दफा के ऊना से विधायक भी हैं। जितना झूठ बोलना पड़ता बोलते हैं, उसके लिए जो करना पड़ता करते हैं, और जब सत्ता में आ जाते तो अपना आनंद लेते हैं। उस आनंद में ये कई कुछ कर रहे हैं जो आप हिमाचल प्रदेश के अंदर देख रहे हैं। इस समय हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, आपका दल विपक्ष में है, हालांकि केंद्र में आप सत्ताधारी दल में हैं, तो आप हिमाचल प्रदेश की सरकार, सुखू सरकार के अभी तक के कार्यकाल को कैसे देखते हैं या कैसे आप उसको आंकते हैं? क्या आपको लगता है कि अभी तक कार्य हो रहे हैं या राजनीति ही हो रही है? ओंकार शर्मा जी को, उनके ऊपर हम प्रश्न नहीं उठा सकते क्योंकि वो हमारे हिमाचल के अच्छे अधिकारियों में से माने जाते हैं, ईमानदार अधिकारियों में से माने जाते हैं। लेकिन कई बार गवर्नमेंट का ऐसा दबाव आ जाता है कि अपने कुलीग के चक्कर में कई बार आदमी हो सकता है कोई बात पूरी बाहर ना निकले। एक आरोप आप पे भी लगाया जा रहा है सीपीएस की नियुक्ति को लेकर। अंदर 2 साल के अंदर ही कांग्रेस की वो स्थिति हो गई है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो कांग्रेस को 10 सीटें आनी भी मुश्किल है। समोसा मुर्गा टॉयलेट टैक्स पूरे भारत में हिमाचल की फजीहत हुई है, आप बखूबी इस चीज को जानते हैं। क्या विपक्ष के पास इन मुद्दों को छोड़कर कोई स्ट्रॉन्ग मुद्दा हिमाचल हित में नहीं है? पूरे प्रदेश के टॉयलेट गिनो, उसके बाद कैमरे लगाओ, परिवार के लोग कितनी बार जाते हैं, 25-25 रुपए हर बार लोगों से, तो 2 दिन का ही लोगों को 500 रुपए बन जाता। तो बीजेपी एक सक्रियता के नाते काम किया हमने, उसके नाते रुका है। ये सहूलतें देना गवर्नमेंटों का काम है, टैक्स तो और चीजों के ऊपर लगाए जाते हैं। गरीब परिवारों को रोटी खाना मुश्किल हो गई है तो ये ऐसे टैक्स लगा रहे हैं लोगों के ऊपर। तो बात आपकी निकल के आती है, सतीश जी बड़े कठोर शब्दों के हैं, बड़े कठोर डिसीजन लेते हैं, कड़कदार आपको माना जाता है। क्या एक और पारी आप फिर से अध्यक्ष के रूप में खेलना चाहेंगे? विशेषता है कि उसमें फर्स्ट लाइनर भी है, सेकंड लाइनर भी है, थर्ड लाइनर भी है। लेकिन कांग्रेस के पास तो होता ही कुछ नहीं है, फर्स्ट ही होता है, जो बन गया वो फर्स्ट है, बाकी सारे पिट्ठू है, बाकी सारे पिछल कुआं उसके, उसको चुप रहना पड़ता है, ना इतनी काबिलियत होती है। तो इसलिए कांग्रेस के लोग ये उलझाना चाहते हैं कि इनके पास बड़े ग्रुप हैं, 5 भागों में बटे हुए हैं। तो हम कितने भागों में हैं वो जब विधानसभा आएगी उस समय बता देंगे, जब हमारी इनके साथ विधानसभा की लड़ाई होगी। मानता हूँ जो भी प्रेसिडेंट बनेगा हम अगली बार गवर्नमेंट बनाएंगे, वो हाई कमांड को तय करना है किसको बनाना है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी चाहे कोई भी प्रेसिडेंट रहे, और हम लोग अच्छे बहुमत से 50 से ज्यादा सीटें लेकर के अगली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर आएंगे। क्या हिमाचल प्रदेश में पिछली सरकार में उद्योग लाए गए थे? हिमाचल प्रदेश के अंदर एक चीज के ऊपर ही टैक्स थोड़ा ही लगा है। 125 रुपए सीमेंट की बोरी बढ़ गई है पिछले 2 सालों के अंदर, हमारे 5 सालों में 125 रुपए नहीं बढ़ी है। डीजल इन्होंने 7-7 रुपए डीजल पेट्रोल महंगा किया है, उसके बावजूद 30,000 करोड़ रुपए का लोन लिया, उस 30,000 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट कहीं नहीं दिखाई देती। हिमाचल प्रदेश में आप विपक्ष में हैं, क्या आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऑफर करेंगे? आइए चलते हिमाचल के मुद्दों को लेकर केंद्र में, क्योंकि केंद्र में सरकार आपकी है, तो क्या आप कांग्रेस का सहयोग करेंगे अब इन 2 सालों में? देखो, हिमाचल प्रदेश का विकास होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा मिलते रहना चाहिए। आपने मोदी जी की तारीफ करी है, हालांकि अगर केंद्र की बात करते हैं, विक्रमादित्य सिंह स्वयं नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए काफी बारी सुनाई दिए हैं, काफी बारी दिखते हैं। तो क्या आपको लगता है आपको हिमाचल प्रदेश में अगर विक्रमादित्य सिंह जी अच्छा काम करे, आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए? विक्रमादित्य सिंह जी का हमें कोई काम अच्छा देखा ही नहीं, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा, पेंशनें नहीं दी जा रही है, मेडिकल बिल नहीं दिए जा रहे, तो आप वित्तीय स्थिति खुद देख सकते हैं कि वित्तीय स्थिति कैसी है। आपने विधानसभा में धर्मांतरण का कानून लाने पे स्वयं स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी को प्रणाम किया था, हालांकि 2015 में आप उनकी सरकार को ले डूबने पे बैठे हुए थे। तो आपकी नजर में अभी तक के हिमाचल प्रदेश के बेहतरीन मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? देखो, जन विरोधी है? नहीं, ओपीएस से हम क्यों नाराज होंगे? ओपीएस दे, वो सबको दे। हम तो, मैंने तो कल डिमांड की है कि तुम भैया बिजली विभाग वालों को भी दो, तो अर्बन लोकल बॉडीज को भी दो। और जब मैंने आपको बताया कि मैंने प्रश्न, किसी भी नेता के ऊपर व्यक्तिगत जीवन में अभद्र भाषा की टिप्पणी करना कितना जायज है? क्या किसी नेताओं से भी बहुत कुछ सीखता है, इसलिए हम सब लोगों को एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अच्छा राजनीतिक वातावरण भी अच्छा बनेगा और लोकतंत्र की नींव भी मजबूत होगी। उससे लेना चाहूंगी, नशे की आड़ में हिमाचल प्रदेश का हर युवा है, हर युवा उसकी चपेट में है। आप स्वयं भी इस बात से जानते हैं, पूना जैसे क्षेत्र से आते हैं, आपकी विधानसभा भी अछूती नहीं है इससे। अगर हम हिमाचल प्रदेश के सांसद की बात करते हैं, 7 सांसद हमारे हिमाचल प्रदेश के
संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं, अभी तक उन्होंने इतना ज्वलंत मुद्दा केंद्र सरकार के सामने नहीं उठाया, क्योंकि केंद्र के पास बड़ी सारी एजेंसियां भी है, जिसे हमारा छोटा सा स्टेट हिमाचल प्रदेश उसकी गिरफ्त में आ रहा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश पुलिस के भी हम आंकड़े देखते हैं, बड़े सराहनीय है। और अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की पूरी स्टेट की, तो 1-2 जिले हैं जिनमें एसपीज बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या ये जिले चिन्हित है? अगर पूरे भारत में दूसरे नंबर पर हमारा हिमाचल प्रदेश आता है, ऊना है, शिमला है, मंडी है और अपना बद्दी है, तो ये 4 जिले चयनित है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण आप हिमाचल प्रदेश के इसको मानते हैं, और आपका युवाओं के लिए आखिर संदेश क्या है? जुनून, दृढ़ निश्चय, प्रतिमा मुकाम। नमस्कार, मैं आपके साथ संगीता खुराना। इस बार हमारे साथ है हिमाचल प्रदेश विधानसभा से विधायक ऊना से सतपाल सिंह सत्ती जी। सत्ती जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सती जी, आपका नाम हिमाचल के तेज तरार नेताओं में आता है। आप 4 दफा के ऊना से विधायक भी हैं। छात्र राजनीति से ही आपने राजनीति की शुरुआत की है। अखिल विद्यार्थी परिषद के संगठन में भी आप रहे हैं। इस समय हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, आपका दल विपक्ष में है। हालांकि केंद्र में आप सत्ताधारी दल में हैं, तो आप हिमाचल प्रदेश की सरकार, सुखू सरकार के अभी तक के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, या कैसे आप उसको आंकते हैं? क्या आपको लगता है कि अभी तक कार्य हो रहे हैं या राजनीति ही हो रही है? पिछले 2 वर्षों से हिमाचल प्रदेश की जनता ने, हिमाचल प्रदेश ने कांग्रेस की उस सरकार को देखा है जो सरकार बहुत बड़ी गारंटियां दे करके आई थी और बहुत बड़ा जनता को वायदा किया था। वो भले ही प्रदेश के 5 लाख बेरोजगारों को 5 साल के अंदर रोजगार देने का मामला हो, नौकरियां देने का मामला हो, महिलाओं को 1500 रुपया देने का मामला हो, और ये हिमाचल प्रदेश के अंदर किसानी को मजबूत करने के लिए दूध 100 रुपया किलो लेने का मामला हो, गोबर 2 रुपये किलो लेने का मामला हो, और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरह की इन्होंने 10 गारंटियां दी थी। लेकिन पिछले 2 वर्षों में जो हमने विधानसभा के अंदर देखा, विधानसभा से बाहर देखा, मुख्यमंत्री जी और उनके जो सहयोगी हैं कैबिनेट के अंदर, या उनके सहयोगी विधायक हैं, उनकी पार्टी के अन्य नेता हैं, वो सब लोग एक ही रोना रोते हैं कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र का हिस्सा नहीं मिल रहा है, केंद्र को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हिमाचल प्रदेश को कर्जे के अंदर बीजेपी डुबो करके चल गई, इसलिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जनता इनसे पूछना चाहती है, जिस समय आप लोग चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी, जब आपने गारंटियों का जो 10 गारंटियों का पुलिंदा बनाया था, तो क्या उस समय आप इस प्रदेश के लिए नए थे? क्या इस प्रदेश की राजनीति का, इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति का आपको पता नहीं था? इन्होंने अच्छी भली चलती हुई भारतीय जनता पार्टी, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट चल रही थी, उस गवर्नमेंट को जनता को बरगला करके, बहला करके, फुसला करके इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, और अब अपने आप से कुछ हो नहीं रहा है। ना विकास हो रहा है, ना भ्रष्टाचार रुक रहा है, ना प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक है, ना अपने कार्यकर्ताओं के काम कर पा रहे हैं। तो उसका ठीकरा जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के ऊपर, हिमाचल प्रदेश में रही हुई पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के ऊपर फोड़ते हैं। तो ये बिल्कुल यानी जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिस्सा हिमाचल प्रदेश को दे रहे हैं जो देना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि उनको विकास के लिए आया हुआ पैसा नहीं लगता, उनको उनकी जेब में जब तक पैसा ना आ जाए तब तक वो उस पैसे को पैसा नहीं मानते। अब नरेंद्र मोदी जी तो जेब में तो घर वालों को नहीं देते हैं, तो इनको कौन देगा? पूरा हिसाब लेंगे वो, और सब कुछ दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर इतना कुछ चल रहा है, वो सारा केंद्र सरकार के माध्यम से चल रहा है। 90% काम हिमाचल में विकास के केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहे हैं। प्रदेश की सरकार तो सिर्फ रोना रो रही है। इसलिए जो बोल रहे हैं पिछले 2 वर्षों के अंदर वे बिल्कुल झूठा राग लाप रहे हैं। वो प्रदेश की जनता भी अब समझ गई है, उसका परिणाम इनको एमपी के इलेक्शन के अंदर 4-0 से दे दिया प्रदेश की जनता ने। सती जी, आपका कहना है प्रदेश के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बदले की भावनाओं से काम कर रहे हैं। क्या आप इस बात को मानते कि बदले की भावनाओं से काम कर, जन विरोधी सरकार आप इसको कहते हैं, क्या आपकी सरकार में एकजुटता है या आपकी पार्टी भी बिखराव की तरफ बढ़ रही है? नहीं, मैं इसको बदले की भावना से नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं विकास की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं विकास के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। जो विकास हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए था, जो जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट में भाजपा के समय पर चल रहा था, वो सारा काम रुक गया।
इनकी इतनी बड़ी झूठी गारंटियों के बावजूद भी हम लोग सिर्फ 0.9% से हिमाचल प्रदेश में हारे, यानी 36,000 वोट हमारा कम था। तो उसका मायने यही है कि अगर ये गारंटियां नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, तो मुझे लगता है जी हार जाते और भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर जाती। इन्होंने ओपीएस का नारा दिया, पिछले कल ही मैंने ओपीएस का क्वेश्चन लगाया हुआ था कि क्या आप लोगों ने कितने लोगों को ओपीएस दिया और जो रिटायर हुए उनको कितना आपने पैसा दिया। तो इन्होंने उस बात को गोल मोड़ घुमा दिया प्रश्न के उत्तर के अंदर कि एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों ने जो रिटायर हो रहे हैं इतना पैसा जमा कराना होता है, जो कर्मचारी जमा करा रहा है उसको हम ओपीएस दे रहे हैं, जिसका पैसा नहीं आया उसको ओपीएस नहीं दे रहे हैं। दूसरा जो मैंने पूछा था कि आपने कितना उसमें पैसा दे दिया है कर्मचारियों को, तो उसका उत्तर आ गया कि इसका हमारे वित्त विभाग के पास कोई हिसाब नहीं है, ये महालेखाकार हिमाचल प्रदेश को हम लिख के देते हैं, उनको पता होगा कितना पैसा दिया। इसका मतलब है कि इन्होंने इसको लागू ही नहीं किया ढंग से। और उसके साथ साथ यूएलबी के कर्मचारी, अर्बन डेवलपमेंट लोकल बॉडीज के और बिजली विभाग के कर्मचारी, वो सारे लोग स्ट्राइक कर रहे हैं कि हमें भी इसके अंदर लो। तो इन्होंने हर वर्ग को ठगा है। तो आज कर्मचारियों के ध्यान में भी आ गया है, उनके डीए की किस्तें नहीं मिल रही हैं, रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन के पैसे लेट आते हैं और उसके साथ साथ उनके मेडिकल बिल्स तो 2-2 साल से लटके पड़े हैं। तो इसलिए कोई कर्मचारी हितैषी भी नहीं है कांग्रेस सरकार, ये किसी के हितैषी नहीं है, जो सिर्फ सत्ता के हितैषी हैं। सत्ता कैसे कब्जे में आ सकती है, उसके लिए जितना झूठ बोलना पड़ता बोलते हैं, उसके लिए जो करना पड़ता करते हैं, और जब सत्ता में आ जाते तो अपना आनंद लेते हैं। उस आनंद में ये कई कुछ कर रहे हैं जो आप हिमाचल प्रदेश के अंदर देख रहे हैं। क्या अभी भी जोड़ तोड़कर भाजपा सरकार बनाना चाहती है? जो आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी पार्टी के ऊपर, अगर हम बात करते हैं कांग्रेस के कुछ लोग टूटकर आपकी पार्टी में आते हैं, क्या अभी भी आप सरकार बनाने को तैयार हैं? नहीं, हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया। वो स्वयं वहां पर 9 लोग हमारी पार्टी के अंदर आए, उन्होंने पार्टी के अंदर तो बाद में आए जब इन्होंने निकाल दिया। उन्होंने तो अपनी गवर्नमेंट के विरोध में रोष प्रकट किया था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की सरकार की कार्यपद्धति से न विधायक खुश हैं, न मंत्रिमंडल के सदस्य खुश हैं और न ही उनके कार्यकर्ता खुश हैं। उसके कारण उन 9 विधायकों ने हिम्मत की कि पार्टी के विरोध में उन्होंने वोट डाला राज्यसभा के टाइम पर। आप जानते हैं कि राज्यसभा में दिखा करके वोट डालना पड़ता, उसके बाद भी उन्होंने हौसला दिखाया। वो पार्टी के साथ ही थे, कांग्रेस के साथ ही थे। उनका कहना था कि हम लोग मुख्यमंत्री जी के विरोधी हैं, सरकार के विरोधी हैं, कार्यपद्धति के विरोधी हैं। लेकिन इन्होंने अंदर उसका अनुचित उपयोग किया और उनकी सदस्यता रद्द कर दी। जब उनकी सदस्यता रद्द कर दी तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा कि वो राजनीति कहाँ से करें। फिर उन्होंने बीजेपी से कॉन्टैक्ट किया, बीजेपी ने उनको लिया, बीजेपी ने उनको टिकट दिया और उसके नाते मजबूर होकर के वो बीजेपी के अंदर आए। भारतीय जनता पार्टी ने कोई उनको पहले ज्वाइन करवाया, बाद में उन्होंने वोट डाला, जब उनको हम लोगों ने कोई वर्गलाया, ऐसा कोई विषय नहीं था। वो खुद ही इससे नाराज थे, बहुत लोग नाराज थे उस समय। वो तो काफ़ी लोग थोड़ा पीछे हो गए, वापस हो गए, अन्यथा उस समय जो संख्या 15-20 तक जा सकती थी, जैसी कार्यपद्धति चली हुई है गवर्नमेंट की। तो इसलिए बीजेपी जोड़ तोड़ में विश्वास नहीं रखती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना निर्णय खुद लेता है, क्योंकि वो जो आज एमएलए बने हैं वो कोई बच्चे नहीं है, वो किसी के बहलाने पे फुसलाने पे आ जाएंगे या छोड़ करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आदमी कई बार अपने आत्म स्वाभिमान को बचाने के लिए अपना नुकसान भी सहता है, जिसमें से आपने देखा होगा 9 में से 6 लोग हारे, 3 ही बने। उन्होंने अपने 3-3 साल का कार्यकाल भी छोड़ दिया और आगे क्या होगा उसका भी उनको चिंता होती होगी। लेकिन जब आदमी का आत्म स्वाभिमान के ऊपर आ जाती है तो आदमी फिर उसमें स्टैंड लेता है। मुझे लगता है उन्होंने वही स्टैंड लिया उस समय। सतीश जी, जैसे कि लोकतंत्र की अगर बात करते हैं, 5 साल के लिए सरकारें चुनी जाती हैं। अभी आपने कहा कि तोड़ मरोड़ने की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो आपने तो स्वयं जाकर राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया था, तो वो ऐसा क्यों किया? नहीं, राज्यपाल जी को हमने कोई गवर्नमेंट तोड़ने को ज्ञापन नहीं दिया। हम लोगों ने राज्यपाल जी को तो समय समय के ऊपर हमने तो पिछले कल भी ज्ञापन दिया। जो बिमल नेगी जी की संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर मौत हुई है, उसको सीबीआई को सौंपने के लिए हमने दिया कि अपने अधिकारों का जो भी आपके संवैधानिक दृष्टि से अधिकार है वो अपना उसका सहयोग करें, और परिवार की जो मांग है कि उनकी जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है उसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तो वो तो हम तो ज्ञापन देते रहते हैं। गवर्नर महोदय हमारे संवैधानिक मुखिया हैं, जब कोई ना सुने तो गवर्नर महोदय के पास जाना हमारा अधिकार बनता है, क्योंकि हम अपोजिशन के अंदर हैं। तो उसके नाते हमने दिया को हम जोड़ तोड़ में ना गवर्नर लिप्त होते हैं,
ना गवर्नर साहब की ऐसी आदत है, ना ही उनको कोई ऐसा हम लोगों ने कोई उनको बोला है। वो तो हमारा जो गलत हो रहा है हिमाचल में उसकी आवाज उठाने के लिए हम गवर्नर महोदय के पास जाते हैं और आगे भी जाते रहेंगे। महामहिम राज्यपाल के पास जाना हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य भी है। उनको रूबरू कराना, हमारा संवैधानिक मुखिया है वो हमारे, इसलिए उनके पास जाएंगे, आगे भी जाते रहेंगे। अभी आपने सीबीआई की बात करी, आप सीबीआई मांग को लेकर गए थे। अगर हम कुछ साल पहले की बात करते हैं गुड़िया कांड की, तो भाजपा हमेशा सीबीआई का ही हत्या बनाकर आगे सीबीआई को लाती है। क्या आपको हिमाचल प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं है? हालांकि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कल भी दावे के साथ कि हम ईमानदारी से काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री का कहना भी कि हम खुद इस केस को संज्ञान में ला रहे। तो भाजपा के पूरे दल के साथ आप राजभवन पहुंच गए, तो ऐसा क्यों? नहीं, हमारा पूरा विश्वास है, हमारी पुलिस ईमानदार है, हमारी पुलिस काम करने वाली है। लेकिन जिस तरह का दबाव आजकल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है, जिस तरह का दबाव आजकल अधिकारियों के ऊपर है, और ऐसे तथ्यों को छुपाने की जिस तरह से उनके ऊपर बात की जाती है, उन्हीं तथ्यों को छुपाने के कारण ही तो बिमल नेगी जी ने जो भी कदम उठाया होगा, उन्होंने कदम उठाया जब उनको मारा गया, वो इंक्वायरी बताएगी, उसके कारण ही तो प्रॉब्लम है। इसलिए हमारा जो मानना है कि कोई भी व्यक्ति इंक्वायरी करेगा, हिमाचल के अधिकारी काबिल आदमी है, जिसको भी उन्होंने जानकारी जनी वो सौंपा है ओंकार शर्मा जी को, उनके ऊपर हम प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि वो हमारे हिमाचल के अच्छे अधिकारियों में से माने जाते हैं, ईमानदार अधिकारियों में से माने जाते हैं। लेकिन कई बार गवर्नमेंट का ऐसा दबाव आ जाता है कि अपने कुलीग के चक्कर में कई बार आदमी हो सकता है कोई बात पूरी बाहर ना निकले। उसके नाते हमारा कहना है कोई अविश्वास वाली हमारी बात नहीं है, पूरे प्रदेश को यही अधिकारी चला रहे हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो उसके तथ्य बड़ी दूर तक निकलने हैं, और उसमें वो बड़े ऊपर तक राजनीतिक दृष्टि से भी कई लोग लपेटे में आ सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। सतीश जी, एक आरोप आप पे भी लगाया जा रहा है सीपीएस की नियुक्ति को लेकर। आप स्वयं इस पद का भोग चुके हैं, आपने पूरे इसके मजे लिए हैं, तब आप स्वयं कोर्ट में इस केस को लेकर गए हैं। तो क्या ये बदले की भावना थी या फिर इसके पीछे आपका कोई और कारण रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भी चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाया था, और उसके बाद मैंने 1.5 साल के बाद उस पद को छोड़ा था। और उसके बाद उस समय जो नए नए पद आए थे, उस समय इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में ऐसी समीक्षा हुई संविधान की कि जो लाभ के पद माने जाते हैं, और संविधान के अंदर कहीं भी चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी की पोस्ट का कोई ऐसा व्याख्यान नहीं है। तो उसके नाते भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में गई। पार्टी ने निर्णय लिया, उन्होंने मुझे भी कहा कि आप इसको लीड करो, तो मैंने उसमें निर्णय लिया, और निर्णय लिया तो कोर्ट ने उसको जस्टिफाई किया, उनको हटाया। इसका मतलब है कि हम लोग ठीक थे, तो इसलिए भोगने का विषय नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि उसके बाद भी हमारी गवर्नमेंट्स बनी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली गवर्नमेंट में भी कोई चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी नहीं बनाया। मैं तो बहुत पहले 15 साल पहले रहा हूँ, तो उस समय जो नई व्यवस्थाएं आई थी, लेकिन बाद में जब पता लगा कि ये असंवैधानिक है, तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तय कर दिया कि कहीं भी चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बीजेपी नहीं बनाएगी। अगर कोई अन्य पार्टी बनाती है तो साधनों का दुरुपयोग इसको मानते हुए हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। मान लीजिए न्यायालय ने हमें न्याय दिया है, अब कांग्रेस सरकार उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर करोड़ों रुपया खर्च रही है। जब माननीय उच्च न्यायालय ने बोल दिया तो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर गवर्नमेंट को नहीं जाना चाहिए था। तो इसलिए हम लोग तो संविधान की उचित व्यवस्था के हिसाब से वहां गए और हमें न्याय भी मिला। क्या आपको लगता है जयराम जी की अगुवाई में भाजपा बखूबी अपना कार्यकाल निभा रही है? हाँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एलओपी का दर्जा जयराम ठाकुर जी को मिला है, वो उनकी सीनियरिटी के कारण, उनके पिछले सरकार में किए हुए कामों के कारण, और उसके साथ साथ केंद्र में जो हमारी हाई कमांड है, उस हाई कमांड के आशीर्वाद के कारण उनको एलओपी का दर्जा मिला। और अभी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो सरकार की अगर आज आप लोग रैंकिंग देखेंगे कांग्रेस की इतनी डाउन आई है, क्योंकि बीजेपी का संगठन और बीजेपी के विधायक जो पूर्व में अनेकों मंत्री भी रहे हुए लोग हैं, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में विधायक दल और डॉक्टर बिंदल जी के नेतृत्व में हमारा संगठन, हम सब लोग एक दिशा में सब लोग इकट्ठे होकर के काम कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 साल के अंदर ही कांग्रेस की वो स्थिति हो गई है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो कांग्रेस को 10 सीटें आने भी मुश्किल है। आप जनता का किसी का भी इंटरव्यू लेकर के देख सकते हैं कि आज उसका श्रेय अगर जाता है तो इनके सरकार के द्वारा किए हुए गलत कामों को, इनके नकम्मेपन को,
और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता को उसका श्रेय जाता है। समोसा, मुर्गा, टॉयलेट टैक्स पूरे भारत में हिमाचल की फजीयत हुई है, आप बखूबी इस चीज को जानते हैं। क्या विपक्ष के पास इन मुद्दों को छोड़कर कोई स्ट्रॉन्ग मुद्दा हिमाचल हित में नहीं है? उसमें ऐसा है, मुद्दा कोई छोटा नहीं होता, मुद्दा कोई बड़ा नहीं होता है। अगर इस प्रदेश के अंदर लोगों की जो गुंडागर्दी हो रही है लोगों के साथ, आपने देखा होगा बिलासपुर के अंदर गोलियां चली, और अभी 2 दिन पहले मंडी के अंदर एक दुकानदार के ऊपर गोली चल गई, और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जो बहुत बड़ी घटना हुई है, जो इंजीनियर विमल नेगी जी ने, यानी उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, इसके ऊपर इतनी सक्रियता कांग्रेस सरकार की नहीं है। लेकिन उनकी जो सक्रियता है कि मुख्यमंत्री जी की मीटिंग के लिए 5 स्टार होटल से रेडिसन से समोसे आए। पहला तो मेरा ये प्रश्न है कि सरकार जब इतनी घाटे में चल रही है तो क्या मुख्यमंत्री जी और उनके सहयोगी किसी सामान्य होटल के समोसे नहीं खा सकते? क्या 5 स्टार से होटल से समोसे आने थे क्या? समोसे आ गए। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, हम भी देखते हैं, रश होता है ऐसी जगह पे, कई बार कम्युनिकेट नहीं होता, यार किस लिए चीज आई है, रख दी गई, बंदे ने फिर देखा यार क्या है समोसा, यार 3 बज के खा लेते हैं, तो बेचारे लोग खा गए। अब खा गए तो उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन डीएसपी लेवल की इंक्वायरी हुई, उसके डीएसपी अधिकारी है, मेरे पास रिपोर्ट है, मैंने विधानसभा के अंदर पढ़ी, तो डीएसपी लेवल ने रिपोर्ट दी, उसने कहा कि ये तो राज्य विरोधी बात होगी समोसा खाना। और उसके बाद आप मुर्गे की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर जंगली मुर्गों को मारना गुनाह है, तो वहां जो घटना हुई डोडा कुआर के अंदर आप स्वयं जानते हैं। और देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय हुआ कि पूरे देश के अंदर जिसके घर के अंदर टॉयलेट नहीं है उसको हम लोग टॉयलेट का पैसा देंगे। 9.5 करोड़ परिवारों को नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने 12-12 हजार रुपया दिया। कुछ लोगों ने डाला, कुछ मोदी जी ने भेजा। अब उस टॉयलेट सीट के ऊपर सुक्खू जी टैक्स लगा रहे हैं। वो कहते हैं मैं नहीं लगा रहा था, उनका लेटर बाहर आ गया कि टैक्स लगा रहे हैं। तो इसी तरह से फिर जब ऐसी बात करेंगे तो मीडिया तो बात उठाएगा। अगर कोई ये कहे कि बीजेपी को इन बातों के सिवाय कोई और बड़ा मुद्दा नहीं है, तो क्या कोई ये कह सकता कि मीडिया के पास कोई और मुद्दा नहीं है? मीडिया तो उठाएगा। मीडिया क्यों नहीं उठाएगा? जब हास्यास्पद बातें होंगी, समोसों की जांच होगी, ऐसे जंगली मुर्गे मारे जाएंगे, और उसके साथ साथ टॉयलेट के ऊपर टैक्स लगाने की बात आएगी, तो हम लोग तो बोलेंगे। अगर गलती करेंगे तो हमारा काम ही ये है जनता को आगाह करना, अन्यथा वो टैक्स लग गया होता। अब देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हर परिवार के ऊपर इन्होंने पानी का टैक्स लगा दिया था, बीजेपी ने शोर मचाया तो बेडोल कर लिया। तो ये विपक्ष नहीं होता तो ये तो मुझे लगता है कि कौन टॉयलेट में कितनी बार जाता है शायद उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं कि दिन को टाइम कितना जाता है। मुझे लगता है कैमरे लगा देते हैं उनके टॉयलेटों के बाहर, पूरे प्रदेश के टॉयलेट गिनो, उसके बाद कैमरे लगाओ, फिर परिवार के लोग कितनी बार जाते हैं, 25-25 रुपए हर बार लोगों से, तो दिन का ही लोगों को 500 रुपया बन जाता। तो बीजेपी एक सक्रियता के नाते काम किया, हमने उसके नाते रोका है। ये सहूलतें देना गवर्नमेंटों का काम है, टैक्स तो और चीजों के ऊपर लगाए जाते हैं। गरीब परिवारों को रोटी खाना मुश्किल हो गई है तो ये ऐसे टैक्स लगा रहे हैं लोगों के ऊपर, तो मुझे लगता है ये अच्छा नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक चीज के ऊपर ही टैक्स थोड़ा ही लगा है। 125 रुपए सीमेंट की बोरी बढ़ गई है पिछले 2 सालों के अंदर, हमारे 5 सालों में 125 रुपए नहीं बढ़ी है। डीजल इन्होंने 7-7 रुपए डीजल पेट्रोल महंगा किया है। उसके बावजूद 30,000 करोड़ रुपए का लोन लिया, उस 30,000 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट कहीं नहीं दिखाई देती। वो पैसा कहाँ गया 30,000 करोड़ रुपए? और करप्शन को ये रोक नहीं पा रहे हैं। बड़े बड़े लोग, ऊना के पेखू बेला के कारण, जिसके कारण ये इंजीनियर साहब की मौत हुई है, आप लोग जानते हैं उसमें कितना बड़ा घपला है। इसलिए जो सीबीआई को नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसकी आंच फिर ऊपर तक जाएगी, उसकी आंच बड़े और अधिकारियों तक भी जाएगी और बड़े नेताओं तक भी जाएगी। इसलिए जो सीबीआई को नहीं दे रहे हैं उसको, सीबीआई को देंगे तो जो सारे अंदर होंगे उसमें। एक बात आपकी निकल के आती है, सतीश जी बड़े कठोर शब्दों के हैं, बड़े कठोर डिसीजन लेते हैं, कड़कदार आपको माना जाता है। क्या एक और पारी आप फिर से अध्यक्ष के रूप में खेलना चाहेंगे? अगर 2027 का चुनाव आता है, पार्टी सत्ता में आती है, तो ये आपकी रहनुमाई में होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो अगर आपको पार्टी हाईकमान आदेश देती है तो आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, इसमें ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान संगठन है वो चल रहा है, और आगे डॉक्टर साहब को रखना है या कोई नया व्यक्ति बनाना है, ये हाईकमान को तय करना है, क्योंकि वो उनके अधिकार के क्षेत्र में, उसमें मेरा बोलना नहीं है। लेकिन उस लाइन में मैं नहीं हूँ जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि मीडिया के लोग हमारे सब मित्र साथी हैं, प्रिंट मीडिया के लोग मेरा नाम भी लिख देते हैं बार बार,
उनको लगता है जी आ सकते हैं दोबारा। पार्टी ने बहुत मेहरबानी की थी, मुझे 10 साल लगातार प्रदेश का अध्यक्ष रखा और बड़े नेताओं के साथ जेपी नड्डा जी से लेकर के शांता कुमार जी, प्रोफेसर धूमल जी, जयराम जी, शांता कुमार जी के साथ साथ अपने अनुराग जी, जितने भी हमारे लीडर्स हैं प्रदेश के बड़े और भी बहुत वरिष्ठ लीडर्स हैं, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और हम सब लोगों के, जिसको हम लोग कहते हैं संयुक्त प्रयास से, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी चुनाव नहीं हारा, वो चाहे विधानसभा को आए चाहे लोकसभा को आए। मैंने संयुक्त प्रयास शब्द प्रयोग किया है, इसको हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। कई बार मीडिया भी लिख देता है फलां प्रेसिडेंट था सारे हार गए, फलां प्रेसिडेंट था उसने सारे चुनाव जिता दिए। ना प्रेसिडेंट अकेला चलाता है, ना प्रेसिडेंट अकेला जिताता है, ना प्रेसिडेंट अकेला हराता है। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हारते हैं तो भी सबकी जिम्मेवारी है, जब जीतते हैं तो भी सबकी जिम्मेवारी है। टुगेदर वी स्विंग टुगेदर वी सिंग, आप लोग जानते होंगे, एक कहावत है, इकट्ठे तैरेंगे इकट्ठे डूबेंगे। तो मैं उसको मानता हूँ। जो भी प्रेसिडेंट बनेगा हम अगली बार गवर्नमेंट बनाएंगे, वो हाई कमांड को तय करना है किसको बनाना है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी चाहे कोई भी प्रेसिडेंट रहे। और हम लोग अच्छे बहुमत से 50 से ज्यादा सीटें लेकर के अगली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर आएंगे। शांता जी मुख्यमंत्री रहे, प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री रहे, जयराम जी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद प्रकाश नड्डा जी, एक नए युग का उदय हुआ है और महत्वपूर्ण स्थानों पे वो केंद्र में रहे हैं, अभी मंत्री भी हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी के बाद दूसरा नाम उन्हीं का ही आता है। मुख्यमंत्री का कहना है हिमाचल प्रदेश में भाजपा कई गुटों में है, तो आपको क्या लगता है कि एक ही गुट है? नहीं, हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग जगह अलग अलग लीडरशिप है। हमें गौरव है कि हमारी विचारधारा अलग अलग लीडर्स को तैयार करती है और हमारे पास बहुतायत में लीडर्स हैं। कांग्रेस लीडरलेस पार्टी है, उनके पास एक ही परिवार में लीडर मिलते हैं। हमारे छोटे परिवारों से आकर के लोग लीडर्स बनते हैं। हमारे चाहे शांता जी चीफ मिनिस्टर रहे, धूमल जी रहे, जयराम जी रहे, या केंद्र में हमारे प्रोफेसर साहब एमपी जब रहे, या आज के हमारे एमपी हैं, या फिर उस समय शांता जी सेंटर में मिनिस्टर है, आज नड्डा जी हैं। सब लोगों ने परफॉर्म किया है, चाहे अनुराग जी केंद्र में मंत्री रहे, चाहे हमारे एमपीज हैं सातों जो आज हमारे एमपीज हैं। हम सब लोग इकट्ठे होकर के काम करते हैं। इसको ग्रुप का मामला नहीं है। हमारे पास इतने लीडर हैं, जो हमारी विशेषता है कि कोई भी बन सकता है, किसी को भी बनाया जा सकता है, सब काबिल है, उनके बाद भी लाइन हो सकती है। ये हमारी विचारधारा का, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक विशेषता है कि उसमें फर्स्ट लाइनर भी है, सेकंड लाइनर भी है, थर्ड लाइनर भी है। लेकिन कांग्रेस के पास तो होता ही कुछ नहीं है, फर्स्ट ही होता है। जो बन गया वो फर्स्ट है, बाकी सारे पिट्ठू है, बाकी सारे पिछलगू हैं उसके, उसको चुप रहना पड़ता है, ना इतनी काबिलियत होती है। तो इसलिए कांग्रेस के लोग ये उलझाना चाहते हैं कि इनके पास बड़े ग्रुप हैं, 5 भागों में बटे हुए हैं। तो हम कितने भागों में हैं वो जब विधानसभा आएगी उस समय बता देंगे, जब हमारी इनके साथ विधानसभा की लड़ाई होगी और किसकी कितनी सीटें आती हैं। क्या हिमाचल प्रदेश में पिछली सरकार में उद्योग लाए गए थे? भारतीय जनता पार्टी जब जब भी हिमाचल में आई है, भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी के टाइम से लेकर के जब हमारे केंद्र में प्रधानमंत्री बने, इंडस्ट्रियल पैकेज अगर हिमाचल में आया, अगर आज लगभग 4 से 5 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार इंडस्ट्री के अंदर मिला है, तो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। चाहे दोनों बड़े प्रोजेक्ट सीमेंट के ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के समय पर लगे, चाहे बद्दी बरोटीवाला, नालागढ़, काड़ा, आपका अंब से लेकर के पोंटा साहब से लेके ऊना, गगरेट, टालीवाल से लेकर के जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, ये तभी आगे बढ़े हैं जिस समय भारतीय जनता पार्टी केंद्र से इंडस्ट्रियल पैकेज अटल जी के टाइम पर लेकर के आई थी, जो हमें 2013 तक मिला था, जिसको कांग्रेस ने 2010 तक कर दिया था जब मनमोहन सिंह जी आए थे। तो अन्यथा हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री मिनिस्टर का तो कोई मिनिस्टर ही नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसमें होता ही कुछ नहीं था, काम ही नहीं था, कोई इंडस्ट्री थी नहीं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी हमारे। तो इसको भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया और जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट पर इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में हुई, प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह जी आए और लाखों करोड़ों रुपए के वहां पर एग्रीमेंट्स हुए। लेकिन दुर्भाग्यवश गवर्नमेंट बदल गई। उसको हम आज अगर देखेंगे तो या तो केंद्र के कारण इंडस्ट्री आ रही है, आपका चाहे मेडिकल डिवाइस पार्क आया नालागढ़ में, या बल्क ड्रग पार्क ऊना के अंदर बन रहा है हरोली में। इससे हिमाचल प्रदेश के अंदर जब से जो गवर्नमेंट आई है कांग्रेस की, इन्होंने इंडस्ट्री के ऊपर इतना दबाव बना दिया कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री छोड़ करके जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो गई है, अलग अलग जगह की खबरें आती हैं।
और इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी बोला कि अगर आप इसी तरह से हमारे लिए जो बिजली महंगी की है उसको इतना बिजली को महंगा रखेंगे तो हम लोग अपनी इंडस्ट्री बंद कर देंगे। तो बीजेपी के समय पर इंडस्ट्री भी फली फूली, अन्य क्षेत्र भी फले फूले, जिसके कारण हमें रोजगार मिला है। लेकिन कांग्रेस के समय पर सिर्फ बातें हो रही हैं और उनके दबाव बनाया जा रहा है, और उनसे जिसको आप लोग कहते हैं कि हिस्सेदारियों की बात हो रही है कि हमें क्या मिलेगा। जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला था ना कि आजकल लोगों की आदत हो गई है, वो फाइल देखता है और फाइल में फिर पूछता है कि इस फाइल में मेरा क्या हो। कहता सर आपका तो कुछ नहीं। कहता तो फिर इस फाइल से मेरे को क्या लेना देना। तो आज हिमाचल में भी यही चला हुआ है कि फाइल में अपना कुछ है तो फाइल को चलाएंगे, अपना कुछ नहीं है तो फाइल को पड़ी रहने देंगे। जो अधिकारियों में भी आ गया है, जो हिमाचल की वर्तमान सरकार के राजनीतिज्ञों में भी है। केंद्र में आपकी सरकार है, तो क्या आपको लगता है केंद्र ने अभी तक हिमाचल प्रदेश के लिए कोई बड़ा तोहफा दिया है? हिमाचल प्रदेश के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेडिकल डिवाइस पार्क 400 करोड़ अभी इन 2 का। सालों में कहते हाँ, मैं आपके ध्यान में ला रहा हूँ, एक एक करके मैं बताता हूँ आपको। लगभग 2000 करोड़ रुपए का आपका बल्क ड्रग पार्क, जो हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 3 लग रहे हैं, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में। और उसके साथ साथ 45,000 करोड़ रुपए के 4 लेन रोड बन रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, टनल्स बन रही है, दूरियां कम हो गई हैं हिमाचल प्रदेश की, सफर आसान हो गया है लोगों के लिए। और आपकी जो ट्रेन का काम है वो बिलासपुर तक पहुंच गया, आपका लूणू मैदान तक। तो उस ट्रेन तक 2 सालों के अंदर अंदर ट्रेन बिलासपुर तक आ जाएगी। इसी तरह से जो आजकल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बोलते हैं कि मैं गग्गल एयरपोर्ट धर्मशाला को बड़ा करूंगा। ये जयराम ठाकुर जी के टाइम की चली हुई प्रपोजल है, केंद्र से उसमें पैसा आ रहा है। हाँ, उसमें अपना हिस्सा देना पड़ता है, वो ये सरकार भी दे रही है। लेकिन ट्रेन में लेट जो हो रहा है वो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट का जो पैसा जमा होना है लगभग 1600 करोड़ रुपया, वो नहीं जमा करवा रहे हैं। तो दिल्ली से चिट्ठी भी आई हमारे चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी को कि आप अगर पैसा नहीं जमा कराएंगे तो ट्रेन का जो पटरी का काम चला वो रुक जाएगा। अब ये कब पैसा देते हैं कब नहीं देते हैं। अच्छा है, हमारा एक कम्युनिकेशन का और आधार बनेगा। मंडी हम तो चाहेंगे लेह लद्दाख तक ट्रेन जाए ताकि हमारा टूरिज्म बढ़े, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही है। हिमाचल प्रदेश में आप विपक्ष में हैं, क्या आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऑफर करेंगे? आइए चलते हैं हिमाचल के मुद्दों को लेकर केंद्र में, क्योंकि केंद्र में सरकार आपकी है, तो क्या आप कांग्रेस का सहयोग करेंगे अब इन 2 सालों में? देखो, हिमाचल प्रदेश का विकास होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा मिलते रहना चाहिए जैसा आजकल मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हिमाचल का हिस्सा जो है वो ना मिले। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो केंद्र से जितना पैसा आ रहा है उस पैसे को दरकिनार करते हुए जो वर्तमान सरकार यही बोलती है कि हमारा केंद्र कोई सहयोग नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ हमारा जो मानना है कि हम लोग, हमारे लीडर्स, हमारे एमपीस या हमारे प्रभारी जो हिमाचल प्रदेश के हैं श्रीकांत शर्मा जी, ये सब लोग हिमाचल प्रदेश की जो हिस्सेदारी है वो मिलती रहनी चाहिए, उसके लिए चिंतित रहते हैं, बातचीत भी करते हैं। लेकिन जो काबिलियत वर्तमान सरकार में होनी चाहिए कि वो कितना लेकर के दिल्ली से आते हैं। अगर हम जहां बयानबाजी करेंगे दिल्ली के विरोध में और वहां जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता। प्रधानमंत्री सबके हैं, आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो वो बीजेपी के थोड़ा है, कांग्रेस के भी है। तो इसलिए इन लोगों को जो मैं गिना रहा हूँ उन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी लोगों को बताना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश को केंद्र की देन है। लेकिन उसके ऊपर सिंटाकशी करते जाना और उल्टी सीधी बातें करना मुझे लगता है वो अच्छा नहीं है। और मुख्यमंत्री जी इतने काबिल हैं कि उनको हमारे सहयोग की जरूरत नहीं है, वो दिल्ली जाते हैं, वो लेकर के आएंगे जो भी उनका हिस्सा बनता है। और जो हिस्सा उनको बनता है वो मिल भी रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता कि उनको नहीं मिलता, वो सिर्फ राजनीति करते हैं कि हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है। पूरा हिस्सा मिल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। क्योंकि मोदी जी कभी भी राजनीतिक दृष्टि से बात नहीं करते हैं, वो हमेशा बोलते हैं गांव सुधरेगा, जिला सुधरेगा, प्रदेश सुधरेगा तो देश सुधरेगा। वो हमेशा 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। आपने मोदी जी की तारीफ करी है, हालांकि अगर केंद्र की बात करते हैं, विक्रमादित्य सिंह स्वयं नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए काफी बारी सुनाई दिए हैं, काफी बारी दिखते हैं। तो क्या आपको लगता है आपको हिमाचल प्रदेश में अगर विक्रमादित्य सिंह जी अच्छा काम करे आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए? विक्रमादित्य सिंह जी का हमें कोई काम अच्छा देखा ही नहीं। पिछले 2 साल से स्लिप्स आए हुए हैं। आप तो पहाड़ के एरिया में घूमते होंगे, सड़कों के ऊपर बहुत बड़ी लैंडस्लाइडिंग हुई। आज तक वो लैंडस्लाइडिंग की मिट्टी नहीं सड़कों से उठाई गई। तो विक्रमादित्य जी हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। और दूसरा विषय जो है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर झूठे बिल बन रहे हैं पीडब्ल्यूडी के अंदर,
बर्फ पड़ी नहीं, बर्फ उठाने के पैसे के बिल भी बन गए। स्लिप्स उठाए नहीं, मिट्टी उठाई नहीं, मिट्टी उठाने के बिल भी बन गए। और हिमाचल प्रदेश के अंदर करप्शन बड़े लेवल के ऊपर चली हुई है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है। तो उसके नाते अगर विक्रमादित्य जी गडकरी जी की प्रशंसा करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि गडकरी जी, मोदी जी, अमित शाह जी और गडकरी जी, ये ऐसे केंद्र के बड़े लीडर्स हैं जो लोग बहुत एक्टिवली काम करते हैं, बड़ा मेहनत से काम करते हैं। तो इसलिए विक्रमादित्य जी को लगता होगा कि ऐसा मिनिस्टर हमने बीजेपी में तो, कांग्रेस में तो कभी कोई देखा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कई बार सच्चाई जुबान पे आई जाती है, तो इसलिए वो अच्छा है, बात करते हैं। विक्रमादित्य जी भी को अच्छा काम करेंगे तो हम करेंगे प्रशंसा, हमें क्या दिक्कत है, कोई भी करेगा, क्योंकि हम सब लोग इस हिमाचल के निवासी हैं। मुझे लगता है कि हमें अगर कोई अच्छा काम करे, दिखाई देगा तो हम लोग भी कहेंगे, लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा कोई भी ऐसी चीज। हिमाचल प्रदेश सरकार के बजट को आप कैसे देखते हैं और 10 गारंटी को कैसे देखते हैं? संसाधनों को बंद करना जो हिमाचल सरकार आपके टाइम में खोले गए थे, उनको किस तरीके से बंद किया, आप किस तरीके से सब चीजें देखते हैं? जहाँ तक संस्थान बंद करने का विषय है, अनेकों संस्थान इन्होंने बंद कर दिए, स्कूल के साथ साथ अनेकों ऑफिस। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर वो संस्थान गलत थे तो उनको दोबारा क्यों खोल रहे हैं? इसका मतलब वो ठीक थे। बिल्कुल राजनीतिक आधार के ऊपर जो मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने संस्थान खोले, उनके ऊपर एक मुफ्त निर्णय ले लेना और राजनीतिक दृष्टि से निर्णय लेना, फिर ध्यान में आना कि नहीं 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 ये तो ठीक थे, अब दोबारा खुल ले जा रहे हैं, वो इसलिए किया गया कि अपने फट्टे लगाने हैं। अगर हम फट्टों की लड़ाई में, नेम प्लेट्स में ही लड़ते रह जाएंगे तो दुनिया तो कहाँ पहुंच गई है। किसी गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में होती है, अगर उन्होंने बोला है तो तुम भैया काम करो। उनके किए हुए काम तो जयराम ठाकुर जी ने कोई बंद नहीं किए थे, बीजेपी ने कोई बंद नहीं किए, तो इन्होंने इनको बंद करने की क्या जरूरत पड़ी? और अगर वो गलत थे तो आज दोबारा क्यों खोल रहे हैं? एसडीएम ऑफिस वहीं खोल रहे हैं, एक्शन दफ्तर वहीं खोल रहे हैं, एसडीओ दफ्तर वहीं खोल रहे हैं, स्कूल भी वहीं खोले जा रहे हैं, बीडीओ ऑफिस भी वहीं खोले जा रहे हैं, तहसीलदार ऑफिस, नायब तहसीलदार ऑफिस भी वहीं खोले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है वो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया हुआ काम था, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और हिमाचल प्रदेश में विकास को बिल्कुल उन्होंने रोक दिया है और सिर्फ दोषारोपण की राजनीति ये कर रहे हैं, और बाकी भ्रष्टाचार की राजनीति खूब फल फूल रही है, जिसका परिणाम इनको आने वाले टाइम में भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि ओपीएस से खुश नहीं है विपक्ष। क्या विपक्ष जन विरोधी है? नहीं, ओपीएस से हम क्यों नाराज होंगे? ओपीएस दे, वो सबको दे। मैंने तो कल डिमांड की है कि तुम भैया बिजली विभाग वालों को भी दो, तुम अर्बन लोकल बॉडीज को भी दो। और जब मैंने आपको बताया कि मैंने प्रश्न किया कि कितना आपने ओपीएस का पैसा दिया, वो कहते हैं हमारे पास हिसाब नहीं है हमने ओपीएस का कितना पैसा दिया। वो गवर्नमेंट कैसे दावा कर सकती है हमने ओपीएस दे दिया, जो ये बोलती है कि हमें ये नहीं पता कि हमने कितना ओपीएस दिया है? तो इसका मतलब है जो सबको बरगला रहे हैं, सबको बहला रहे हैं और झूठी बातें करके ये गवर्नमेंट को, पूर्व गवर्नमेंट को बदनाम करना चाहते हैं। कर्मचारी हमारे प्रदेश के भी, हमारे परिवारों के अंदर कर्मचारी है, तो कांग्रेस के लोग ही कर्मचारी थोड़ा ही है। तो अगर उनको कोई लाभ हम लोग दे सकते हैं तो हमें देना चाहिए। सर्व समाज का हित भारतीय जनता पार्टी का हित है। क्या आप बता सकते हैं कि सरकार की वित्तीय स्थिति कैसी है, या केंद्र में भी सरकार की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है? वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश की कैसी है आप स्वयं जान सकते हैं। कर्मचारियों को कई बार 9 तारीख को तनख्वाह पड़ती है, कई बार 8 तारीख को पड़ती है। पेंशन वालों को पेंशन कई बार 10 तारीख को पड़ती है। मेडिकल बिल्स दिए नहीं जा रहे हैं, डेवलपमेंट के काम सारे रुक गए हैं। पीडब्ल्यूडी में 700 करोड़ रुपया ठेकेदारों का देना है। आईपीएच डिपार्टमेंट में 500 करोड़ रुपया ठेकेदारों का देना है। 5 महीने से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो विधवा, अपंग और वृद्ध पेंशन लगी थी, वो 5 महीने लोगों को नहीं दी गई। जब हम विधानसभा के अंदर चलाए तो विधानसभा उनके सौभाग्य से लग गई, तो उनको 360 करोड़ रुपए इन्होंने रिलीज कर दिया, वरना 5 महीने से विधवा की पेंशन नहीं मिल रही थी, अपंग की नहीं मिल रही थी। और मैंने क्वेश्चन लगाया था कि कन्यादान योजना, सघन योजना के अंतर्गत जो जयराम जी ने शुरू की थी, कितनी बच्चियों का अभी तक पैसा नहीं दिया गया? तो ध्यान में आया कि 1733 लोगों का पैसा नहीं दिया गया, और उनकी शादियां हुए 1.5 2 साल हो गए। गरीब परिवारों की बच्चियां थी, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, पेंशनें नहीं दी जा रही हैं, मेडिकल बिल नहीं दिए जा रहे। तो आप वित्तीय स्थिति खुद देख सकते हैं कि वित्तीय स्थिति कैसी है। जब आपने विधानसभा में धर्मांतरण का कानून लाने पे स्वयं स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी को प्रणाम किया था, हालांकि 2015 में आप उनकी सरकार को ले डूबने पे बैठे हुए थे, तो आपकी नजर में अभी तक के हिमाचल प्रदेश के बेहतरीन मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? देखो, ये 2 पक्ष हैं। जैसा आपने पहले पूछा कि विक्रमादित्य जी की प्रशंसा करेंगे, वीरभद्र जी ने अच्छा काम किया, हमने प्रशंसा की।
उन्होंने अच्छा काम किया, धर्मांतरण विरोधी बिल लेकर के आए और उनको दिल्ली से क्या क्या सुनना पड़ा वो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन वो लेकर के आए। उन्होंने हिमाचल के हित का और सनातन धर्म के हित का वो फैसला किया, क्योंकि कुछ बाहरी शक्तियां लोगों को लालच दे करके, पैसा दे करके, बरगला करके उनको धर्म परिवर्तन करती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ये होता है। और यहाँ तक बेहतर मुख्यमंत्री का विषय है, मैं ये मानता हूँ कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं हो सकता जिससे ये देखा जाए कौन पहले नंबर पे है, कौन दूसरे नंबर पे है। लेकिन सब मुख्यमंत्रियों ने अपनी मेहनत से काम किया। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि जितना भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने काम किया, चाहे कम समय तक रहे, शांता जी को 2 बार 2.5 साल मिला, 5 साल रहे, प्रोफेसर धूमल जी 10 साल रहे, जयराम जी 5 साल रहे, मैं जो दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने, हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से अच्छा काम किया, विकास की दृष्टि से, सामाजिक भाईचारा सद्भावना बनाने की दृष्टि से, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से, करप्शन को रोकने की दृष्टि से, रोजगार देने की दृष्टि से। अगर आप लोग देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से बड़े साबित होते हैं। किसी भी नेता के ऊपर व्यक्तिगत जीवन में अभद्र भाषा की टिप्पणी करना कितना जायज है? क्या किसी नेता की वाणी में संयम होना अनिवार्य नहीं है? आप कैसे मानते हो कि कितनी बदतमीजी से, जिस तरीके आजकल हम देखते हैं, नेता लोग भी शब्दों की, इतने कठोर शब्द जब निकालते हैं, किसी भी स्टेज से जाके माँ बहनों की गाली देते हैं, तो ये कितना सही साबित होगा? क्या आने वाले टाइम में अगर हम युवाओं की बात करते हैं कि युवा राजनीति से हटकर पसंद बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि युवा ही ना बच जाए और वोटर ही ना रहे? मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी राजनीतिज्ञ हैं किसी भी पार्टी के होंगे, सब लोग सम्माननीय हैं, क्योंकि हर पार्टी को जो ध्यान में रखना चाहिए कि अगर उनके लीडर्स उनको सम्माननीय लगते हैं तो मुझे लगता है दूसरे लीडर का इज्जत मान करना भी उनका धर्म बनता है। लेकिन अगर दूसरी पार्टी किसी अन्य पार्टी के नेता के ऊपर कटाक्ष करती है तो उसका जवाब फिर उनको मिलेगा ही, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए जैसा आपने कहा कि सब लोगों को संयम में रहना चाहिए, क्योंकि नेता सबके सम्माननीय हैं। वो ए पार्टी में होंगे, बी में होंगे, सी में होंगे, किसी में भी होंगे, वो सम्माननीय हैं। उनके, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि शांता कुमार जी कई बार बोलते थे कि कमर से नीचे किसी के ऊपर बाहर नहीं करना चाहिए व्यक्तिगत जीवन में, वो चाहे किसी भी जीवन में काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग कई बार हमारे अटल जी से लेकर के मोदी जी के ऊपर इस तरह की बातें करते हैं, जैसे उन्होंने नारा लगाया चौकीदार चोर है, तो प्रियंका गांधी जी मंच के ऊपर खड़े होकर के बोलते थे, बच्चों से नारे लगवाते थे। तो मुझे लगता है कि उनका तो पूरा परिवार ही राजनीति के अंदर है, तो फिर उनको अगर कोई हमारे लोग बोलेंगे ऐसे सोनिया जी का नाम लेकर के, तो मुझे लगता है उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, या उनका नाम लेकर के, या राहुल गांधी जी का नाम लेकर के। तो इन चीज़ों के ऊपर आदमी को संयम रखना चाहिए। किसी के ऊपर कटाक्ष करना राजनीतिक दृष्टि से वो मुझे नहीं लगता बुरी बात है, लेकिन अगर उसमें तथ्य नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो भी हम लोगों को कम से कम संयम तो रखना ही चाहिए। और सब नेता इस देश के सम्माननीय है। नेताओं के बिना डेमोक्रेसी को आप डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हैं। लोकतंत्र में नेताओं का होना भी जरूरी है, लेकिन उसके अंदर समाज का हित भी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि समाज नेताओं से भी बहुत कुछ सीखता है, इसलिए हम सब लोगों को एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अच्छा राजनीतिक वातावरण भी अच्छा बनेगा और लोकतंत्र की नींव भी मजबूत होगी उससे। अब आखिरी प्रश्न आपसे लेना चाहूंगी। नशे की आड़ में हिमाचल प्रदेश का हर युवा है, हर युवा उसकी चपेट में है। आप स्वयं भी इस बात से जानते हैं, आप ऊना जैसे क्षेत्र से आते हैं, आपकी विधानसभा भी अछूती नहीं है इससे। अगर हम हिमाचल प्रदेश के सांसद की बात करते हैं, 7 सांसद हमारे हिमाचल प्रदेश के संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी तक उन्होंने इतना ज्वलंत मुद्दा केंद्र सरकार के सामने नहीं उठाया, क्योंकि केंद्र के पास बड़ी सारी एजेंसियां भी है, जिसे हमारा छोटा सा स्टेट हिमाचल प्रदेश उसकी गिरफ्त में आ रहा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश पुलिस के भी हम आंकड़े देखते हैं, बड़े सराहनीय है। और अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की पूरी स्टेट की, तो 1-2 जिले हैं जिनमें एसपीज बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या ये जिले चीनित है? अगर पूरे भारत में दूसरे नंबर पर हमारा हिमाचल प्रदेश आता है, ऊना है, शिमला है, मंडी है और अपना बद्दी है, तो ये 4 जिले चयनित है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण आप हिमाचल प्रदेश के इसको मानते हैं, और आपका युवाओं के लिए आखिर संदेश क्या रहने वाला है? देखो, इसमें मेरा ऐसा मानना है कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर साजिश रची जा रही है।
जो लोग हमारे पड़ोसी देश हमारे साथ लड़ाई के युद्ध, जिसको हम कह सकते हैं कि युद्ध क्षेत्र के अंदर हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकते, उन्होंने पहले तो आतंकवाद को हमारे विरोध में उपयोग किया, अभी भी करते हैं। और अब उन्होंने देश की युवा पीढ़ी को बिगाड़ने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसी जगहों से जो नशा आता है, उसको पंजाब से शुरू किया। और गलती हमारे बॉर्डर एरिया के ऊपर, हमारे उस पंजाब प्रदेश के अंदर रही कि शायद उस समय की सरकारों ने उसको हल्के से लिया, जिसके कारण पूरा पंजाब, हमारे युवा भाई बहनें गर्त के अंदर चले गए। अनेकों नौजवान भाई बहनों की वहां पर मौत हो गई ओवरडोज से, जो हम लोग सुनते हैं चिट्टा हेरोइन, जो एक बहुत ही खतरनाक हो गया है। वो धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आ गया, क्योंकि हम पड़ोसी प्रदेश हैं। तो अब हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आए दिन ओवरडोज की मौत की खबरें मीडिया के माध्यम से मिलती हैं। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें सब समाज का सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे महिला मंडल, युवक मंडल, हमारे पंचायतें, हमारे अर्बन लोकल बॉडीज, हमारा सारा समाज, यानी हिमाचल को बचाने के लिए 75 लाख लोगों को लगना पड़ेगा। और प्रदेश की सरकार को इसमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। आज हिमाचल प्रदेश नशे की चपेट में इतना आ गया है कि लोग हैरान होते हैं कि हिमाचल को क्या हो गया। जो एक सुंदर और सौंदर्य से भरपूर प्रदेश था, वो आज जहाँ करप्शन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, वहीं पर ये नशे के कारण हमारे बच्चों की मौत हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहा भी जाता है कि किसी के परिवार को तबाह करना तो उसके बच्चों को बिगाड़ दो, तो शायद विदेशी ताकतों ने और इस देश के अंदर बैठे हुए गद्दारों ने, जो इस चीज के कारण विदेशियों से जुड़े हुए हैं, या पैसे के लालची लोगों ने, उनकी नालायकी के कारण आज इस देश की युवा पीढ़ी बेकार हो गई है, बुढ़ापे का सहारा छिन गया है और परिवार तबाह हो गए हैं, शिक्षण संस्थान हमारे तबाह हो रहे हैं। तो इसके ऊपर सरकारों को कड़ा कदम लेना चाहिए, जागरूकता लानी चाहिए। और मैं युवा पीढ़ी से भी ये आग्रह करता हूँ कि प्रतिदिन हमारे मीडिया के माध्यम से आप सुनते हैं कि इसमें मौत हो रही है लोगों की, तो वो इन चीज़ों से दूर रहें। हम लोग ये मान करके चलें कि ये हमारे राष्ट्र को, आप सब लोगों के परिवारों को तबाह करने की साजिश है। तो नौजवान, बच्चे, बड़े लोग आपस में बातचीत करते हुए परिवारों को संभालें, और युवाओं को ऐसे जो गिरोह काम कर रहे हैं उनकी सूचना प्रशासन को देनी चाहिए, और प्रशासन के अंदर भी उन लोगों को लगाना चाहिए जो ऐसी चीज़ों के विरोध में लड़ाई लड़ना चाहते हैं। कई बार मैं देखता हूं कि हमने प्रशासनिक अधिकारी या अन्य जो कर्मचारी है, वो ऐसी मुख्य पोस्ट के ऊपर लगे हुए हैं जो खुद ही उसके अंदर संलिप्त है। हिमाचल प्रदेश का तो बहुत ही दुर्भाग्य होगा कि 50 कर्मचारी ऐसे आ गए जो खुद चिट्टे को बेचने में संलिप्त थे। 50 कर्मचारी पहली बार हिमाचल में पकड़े गए ऐसे। तो इसलिए इसमें काम हो रहा है, लेकिन हम सब लोगों को जागरूक होकर के पैसे के लालच में न पड़ते हुए उसके चंगुल में नहीं फंसना है, और हम सब लोगों को इसके विरोध में इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़नी है। और वर्तमान सरकार का जो जिम्मा बनता है कि वो इसके विरोध में कठिन कार्रवाई करे, सख्त कार्रवाई करे। और अगर ऐसे लोगों को, यानी हम लोगों को बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ता तो कदम भी उठाना चाहिए। सतीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हिंदी न्यूज़ नाइट को अपना टाइम दिया। इस पेशकश में इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।